अभी हम लोग करने वाले हैं MongoDB एग्रीगेशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, जिससे कि आपको एग्रीगेशन की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर मिलेगी। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट एग्रीगेशन समझा रखा है, पूरा डिटेल में बता रखा है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ हो जाए आपकी। तो एग्रीगेशन क्वेश्चंस पे मैंने सैम्पल डेटा यहाँ पे दे रखा है आपके पास, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड उसी से रिलेटेड, उसी सैम्पल डेटा से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी फटाफट। और ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले कर रखी है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको आइडिया है फोल्डर स्ट्रक्चर का, कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। अभी एग्रीगेशन क्वेश्चंस वाले फोल्डर के अंदर हम लोगों ने questions.mongodb.js बना रखा है, और साथ ही साथ हमने कनेक्ट भी कर लिया है लोकल होस्ट से, मतलब अपने MongoDB सर्वर से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो सैम्पल डेटा दे रखा है इसे हम लोग यहाँ पे अनकमेंट करते हैं, और पहले देखते हैं कि यहाँ पे सैम्पल डेटा में है क्या क्या। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, और हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कस्टमर है, नाम उसका दे रखा है, एंड उसके बाद सिटी है, एंड फिर कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। अब कितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक कस्टमर ने जितने प्रोडक्ट ऑर्डर किए होंगे उतने प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे इसने 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रखे हैं, इसने एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर रखा है, तो इस हिसाब से आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। हर एक प्रोडक्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो, उसके अंदर आपके पास नेम है, कैटेगरी है प्रोडक्ट की, प्राइस है, एंड क्वांटिटी है। ठीक है, फिर पेमेंट मेथड है यहाँ पे, एंड फिर स्टेटस है कि डिलीवर्ड हो चुका है, नहीं हो चुका है, ETC ETC ETC। तो कुछ इस तरीके से आपके पास डेटा प्रेजेंट है। तो फटाफट इसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुश कर देंगे, सॉरी मुझे कहना चाहिए इंसर्ट कर देंगे। तो सारा का सारा डेटा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हुए हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आपका इंडेक्स। तो ऑब्वियसली 20 डॉक्यूमेंट्स आपके पास इंसर्ट हो चुके हैं। तो इसे वापस से हम लोग कर लेते हैं अनकमेंट, और कंपस में आके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हुए हैं फिर नहीं। ये देखो ऑर्डर्स नाम का कलेक्शन बन गया है, और यहाँ पे आपके पास डेटा इंसर्ट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टोटल सेल्स ऑफ ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी पे के बेसिस पे हमें टोटल सेल्स निकालना है। तो ऑब्वियसली जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग db.orders नाम का जो कलेक्शन है उस पर एग्रीगेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये सारे के सारे क्वेश्चंस ग्रुपिंग वाले हैं, एंड थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होना है डेटा पे, तो यहाँ पे एग्रीगेशन ही यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया एग्रीगेशन के क्वेश्चन हैं इसलिए एग्रीगेशन यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेशन कब यूज़ करना है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि ग्रुप से ग्रुप करने का कुछ टास्क हमें दे रखा है। ईच कैटेगरी के बेसिस पे हमें टोटल सेल्स फाइंड करना है, तो कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप करना पड़ेगा, कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप करना पड़ेगा, एंड काफ़ी लेंदी ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैलकुलेशन वगैरह है यहाँ पे। जैसे फाइंड करना है कस्टमर्स हु स्पेंट मोर देन 50,000, तो कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप करना है, फिर फाइंड करना है 50,000 से ग्रेटर कौन से कस्टमर ने स्पेंड किया है। मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे यहाँ पे ग्रुप होगा। हालांकि ग्रुप वगैरह का ज़्यादा टास्क रहता है तभी हम लोग एग्रीगेशन यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर बहुत ज़्यादा लंबा पाइपलाइन चल रहा है तो भी आप वहाँ पे एग्रीगेशन यूज़ करते हैं, और ये सब बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है आपको। तो db.orders.aggregate, और यहाँ पे खाली एम्प्टी एरे पास कर देंगे। तो अभी फिलहाल सारे प्रोडक्ट्स, सारे ऑर्डर्स हमें दिखाई देंगे। ये देखो सारे ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको 10 दिख रहा होगा, आगे बढ़ के आप 20 तक जा सकते हो, 20 ही आपके पास है। ठीक है, तो सारे के सारे आपके पास ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें करना है फाइंड टोटल सेल्स ऑफ ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप करना है। तो ये जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसके अंदर यहाँ पे आपके पास इंबेडेड डॉक्यूमेंट है प्रोडक्ट्स नाम का, और प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे कैटेगरी। अब ग्रुप मैंने आपको बताया था, ग्रुप आप तभी कर सकते हो जब आपके पास सेपरेट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है मानस, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है राहुल, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है प्रिया, तो मैं कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप कर सकता हूँ। यहाँ पे कस्टमर के बेसिस में मैं ग्रुप कर सकता हूँ, सिटी के बेसिस पे मैं ग्रुप कर सकता हूँ, क्योंकि सेपरेट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है। लेकिन अगर प्रोडक्ट देखो तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, एक एरे है बेसिकली। फिर दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक प्रोडक्ट नाम का एरे है, फिर तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोडक्ट नाम का एक एरे है जिसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है। तो अब मैं इसे ग्रुप कैसे करूंगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स वाला जो ये एरे है मुझे इसे पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सब मैंने बताया था, मुझे इसे पहले तोड़ना पड़ेगा। तो मैं एक एक जो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक एक जो आपके पास इंबेडेड डॉक्यूमेंट है, इसे मैं तोड़ दूंगा और अलग अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट बना दूंगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये रहेगा मानस का ही, मानस नहीं ऑर्डर किया तो रहेगा मानस का ही, बस ये टूट जाएगा और सेपरेट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसमें भी ये मानस ही रहेगा, सिटी पटना ही रहेगा, पेमेंट मेथड ही सेम रहेगा, सब कुछ डिटेल सेम रहेगा। बस ये वाला टूट के अलग चला जाएगा, ये वाला टूट के अलग मानस का डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ये वाला टूट के अलग मानस का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम होगा। तो सबसे पहले ब्रेक करना होगा। ठीक है, और किन्हीं को अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो डेफिनेटली डायरेक्ट ऐसे जंप मत किया करो, पहले पढ़ना होता है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अनविंड करूँगा। अनविंड करूँगा किसके बेसिस पे, मैं ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के बेसिस पे अनविंड करूँगा।
और अनविंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से टूट रहा है। ये देखो, पहले आपके पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट थे मानस के, अभी भी मानस के पास 3 ही प्रोडक्ट हैं, ये देखो, लेकिन अलग डॉक्यूमेंट बन गया है। ये मानस के पास ये पहला वाला प्रोडक्ट आ गया लैपटॉप, फिर ये सेम मानस ही है, वही सेम आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास आ गया माउस, एंड फिर ये अगेन मानस ही है, एंड प्रोडक्ट आ गया आपके पास कीबोर्ड। उसके बाद राहुल का अपना टूट गया, राहुल के पास एक ही डॉक्यूमेंट था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एरे नहीं आ रहा है, पहले एरे आ रहा था, अभी ऑब्जेक्ट आ रहा है। फिर यहाँ पे प्रिया का डॉक्यूमेंट टूट गया, प्रिया का ये एक प्रोडक्ट आ गया, फिर प्रिया का ये दूसरा प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से हमने सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बना दिए। तो अभी यहाँ पे जो आपके पास 20 थे, अभी ये बढ़ के 30, 34 टोटल आपके पास डॉक्यूमेंट्स ये बन चुके हैं। तो अब यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट है, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप करना आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। तो कैसे करेंगे? तो एक नया पाइपलाइन स्टेज क्रिएट करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स होता है, बस करली ब्रेसेस लगाते जाओ। ये एक पाइपलाइन स्टेज हुआ, फिर दूसरा बनाना है तो ये करली ब्रेसेस लगाया हमने, दूसरा पाइपलाइन स्टेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है? ग्रुप करने का काम करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से लिखेंगे ग्रुप, $ग्रुप, एंड यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हो। तो कैलकुलेशन तो अभी नहीं करना है, हटाओ, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताना है कि किसके बेसिस पे ग्रुप करना है। तो मुझे तो कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप करना है, तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे $कैटेगरी, ठीक है। और सिर्फ कैटेगरी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कैटेगरी है, तो प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी, ठीक है। अब ये सही है, तो ग्रुप हो जाएगा आपका प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी के बेसिस पे। और मैंने आपको बताया था ये आईडी वो MongoDB वाला आईडी नहीं है, ये आईडी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे आप ग्रुप कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे बोला कि कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप कर दो। तो अभी आप देख सकते हो कि टोटल कितने कैटेगरीज आपके पास प्रेजेंट है। आपके पास एक फैशन नाम का कैटेगरी है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का कैटेगरी है, आपके पास एसेसरीज है, आपके पास ब्यूटी है। बस टोटल इतने ही कैटेगरी, डॉक्यूमेंट कितने सारे थे लेकिन कैटेगरी इतने ही है, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसेसरीज, ब्यूटी, दैट्स इट। अब फैशन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, हम देख नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। कैसे दिखा सकता हूँ? तो ग्रुप के अंदर ही हम यहाँ पे कुछ कुछ कैलकुलेशन या और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मुझे बेसिकली सबका नाम दिखा दो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फैशन के अंदर उन सबका बस नाम दिखा दो। हालांकि प्राइस, क्वांटिटी सब कुछ देख सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर सारे के सारे डिटेल्स प्रेजेंट हैं, दिख नहीं रहे हैं, बस सारे के सारे डिटेल्स प्रेजेंट हैं जो कि पहले थे, प्रोडक्ट का प्राइस, कैटेगरी, ETC सब कुछ, और साथ ही साथ यूज़र से रिलेटेड डिटेल्स भी, जैसे यूज़र का नाम, ETC सब। तो यहाँ पे मैं फिलहाल प्रोडक्ट का नाम देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुश का यूज़ करूँगा। पुश क्या करता है? एरे में पुश करता जाता है, तो नेम आपका एक एरे बन जाएगा और एरे में पुश करता जाएगा ये एक एक प्रोडक्ट का नाम। उस कैटेगरी में जितने भी नाम होंगे सबको पुश कर देगा एक एरे में। तो मैं बोलूँगा कि मुझे प्रोडक्ट्स डॉट नेम, प्रोडक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट था उसके अंदर नेम था, तो प्रोडक्ट्स डॉट नेम में मुझे पुश करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास ये देखो ब्यूटी के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम दिखाई दे रहा, बाकी चीज़ें भी देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ मैंने बता रखा है कि करस्पॉन्डिंग वे में कैसे देखना है या फिर अलग अलग सेपरेट फील्ड बना के कैसे देखना है। प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देख लो। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो ये सब आ गया। हालांकि ये हमारा टास्क नहीं था, हमारा टास्क था यहाँ पे, टास्क था हमारे यहाँ पे फाइंड टोटल सेल्स। सिर्फ पहले 1-2 क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि किन्हीं लोगों को अगर प्रीवियस लेक्चर में कंफ्यूजन रह गया तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ। बाकी उसके बाद बहुत ही तेज़ी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल सेल्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। टोटल सेल्स कैसे फाइंड होगा? अब यहाँ पे आप आके देखो, आपको ये अब एक एक प्रोडक्ट टूट चुका है, ये ध्यान रखना है, एक प्रोडक्ट टूट चुका है, ठीक है। पहले वाले स्टेज का जो आउटपुट होता है वो दूसरे का इनपुट होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्रोडक्ट आपका टूट चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट पे हमें ध्यान देना है कि एक जो प्रोडक्ट है, एक जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर है क्या क्या। तो यहाँ पे देखो प्राइस और क्वांटिटी है, इसी के बेसिस पे हमारा टोटल सेल्स कैलकुलेट होगा। कैसे? तो अगर मान लो क्वांटिटी 2 है और प्राइस हमारा है 25,000, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी हमें करना होगा, तभी तो टोटल सम आएगा इसका। टोटल कितना प्राइस होता है इसका? जैसे हेयर ड्रायर है 2500 का है, 25,000 मैं बोल रहा था 2500 का है, तो 2500 का है। मान लो यहाँ पे 2 क्वांटिटी, अभी तो एक दिख रहा है, मान लो 2 क्वांटिटी है, तो 2500 गुना 2 कर देंगे तो 5000 हो जाएगा हमारा। तो हेयर ड्रायर का प्राइस हो गया 5000। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैटेगरी में और भी कोई आइटम होगा तो उसका प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे, तो सबका प्राइस इंटू क्वांटिटी कर करके ऐड करते जाएंगे। तो एक तरह से लूप चल रहा होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी एंड सबका ऐड करते जाना है। तो सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है प्राइस इंटू क्वांटिटी को एंड फिर उसको ऐड करते जाना है बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आ रहे होंगे। एक कैटेगरी के अंदर जितना होगा सब उस हिसाब से होगा। तो ग्रुप हमने कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद उसके अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो टोटल सेल्स हमें फाइंड करना है। तो टोटल सेल्स नाम का मैंने एक फील्ड बना दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो,
मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स नाम दे दिया, आप टोटल सेल दो कुछ भी दो, तो मैंने टोटल सेल्स नाम दे दिया। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना है, तो मुझे सम ऑफ मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सम, लेकिन पहले सम नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद सम होता चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है, जैसे आप नॉर्मली सम मल्टीप्लाई फाइंड में करते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से है, सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर से। जैसे मल्टीप्लाई में हम लोग यहाँ पे एरे एक बना के दे देते थे कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से देंगे। अब क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, तो आप याद करो आपके पास क्या क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा आपको आपके पास क्या क्या था। ग्रुप बनाने से पहले आप ध्यान में रखो कि आपके पास स्ट्रक्चर किस तरीके का था डॉक्यूमेंट का। अगर एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आप याद करो तो प्रोडक्ट्स था, प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइस था और क्या था, क्वांटिटी था। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डॉलर प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, डॉलर प्रोडक्ट्स डॉट क्वांटिटी से। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, और थोड़ा सजा के मैं लिख देता हूँ इसे यहाँ पे, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी से, तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्राइस किसी एक पर्टिकुलर आइटम का, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अब उस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो उसका सम भी करते जाना है, तो मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद उसका सम होता जाएगा और हमारा टोटल सेल्स निकल के आ जाएगा। देखना चाहोगे क्या, ये देखो, वाओ। तो ब्यूटी के अंदर हमारा जो टोटल सेल्स हुआ है, ब्यूटी नाम का जो कैटेगरी है उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स का जो सेल हुआ है हमारा वो 14,000 का हुआ है। फैशन के अंदर जो हमारा टोटल सेल हुआ है वो 24,000 का हुआ है, 24,200। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो टोटल सेल हुआ है हमारा वो 22 लाख का सेल हुआ है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं, 50,000, लाख, 1.5 लाख इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लैपटॉप भी आता है, फ़ोन भी आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 22 लाख का टोटल सेल हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो क्वांटिटी भी देख सकते हो कि कितना सेल हुआ है आपका। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स आपके, वेट करो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा लाइट वगैरह फ्लक्चुएट करता रहता है तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल सेल कैलकुलेट किया है। फिर एक्सेसरीज के अंदर आपका टोटल सेल है 6700 का। वाव, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। ये है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास सैंपल डेटा, ये क्वेश्चंस हो गए आपके पास, एंड ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। तो ये पहला सॉल्यूशन हुआ आपका, क्वेश्चन 1। ठीक है, बस इतना कर देता हूँ और इसे भी कमेंट कर देता हूँ। तो पहला तो सॉल्व हो गया हमारा। अब दूसरा आई होप आप खुद से कर सकते हो। फाइंड टॉप स्पेंडिंग कस्टमर। टॉप स्पेंडिंग कस्टमर मतलब कौन से कस्टमर ने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है, कौन से कस्टमर ने सबसे ज़्यादा खर्च किया है, कौन सा कस्टमर हमारा सबसे ज़्यादा कीमती है, जो सबसे ज़्यादा बेसिकली हमारा प्रोडक्ट्स परचेस कर रहा है, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, ऑब्वियसली कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप करोगे। मल्टीपल कस्टमर ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स मंगाए होंगे, मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन 2 db डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट। अब देखो स्टार्टिंग में बहुत लोग सोचने लगते हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं, मैं थोड़ा डम हूं क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। जैसे अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो मेरे लिए नया होता। फाइंड टॉप स्पेंडिंग कस्टमर मतलब क्या, मुझे नहीं समझ में आया। फाइंड टॉप स्पेंडिंग कस्टमर मतलब क्या, तो मुझे समझना पड़ेगा पहले। अब इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, आप रेफरेंस ले सकते हो। फाइंड टॉप स्पेंडिंग कस्टमर मतलब क्या, तो ऐसा कस्टमर जिसने कि सबसे ज़्यादा स्पेंड किया, जिसने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस किया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा थिंक करेंगे कि यहाँ पे अच्छा मानस ने एक बार ये परचेस किया है, फिर मानस ने कभी और भी परचेस किया होगा, फिर मानस ने उसके बाद फिर कभी और परचेस किया होगा, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ देंगे तो मानस ने इतना परचेस किया है, ये निकल जाएगा। फिर राहुल ने इसी तरीके से इतना परचेस किया है, फिर किसी ने और इतना परचेस किया है। अब फिर देख लेंगे किसने सबसे ज़्यादा परचेस किया है, कंपेयर कर लेंगे, है ना। बेसिकली कंपेयर क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपके पास शॉर्टिंग मेथड होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हो, तो डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देंगे, हमारे पास सबसे टॉप कस्टमर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आप देखो डेटा कि आपके पास डेटा किस तरीके का है, फिर आपको क्वेश्चन भी समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे देखो मानस ने ये 3 प्रोडक्ट पहले ऑर्डर किए, फिर मानस ने कहीं और भी ऑर्डर किया होगा तभी ये क्वेश्चन इसने पूछा है। देखो मानस ने यहाँ पे ये प्रोडक्ट और नहीं भी किया है तो भी कोई मतलब नहीं है। किसने ज़्यादा बेसिकली इन्वेस्ट किया है, किसने ज़्यादा कैश खर्च किए हैं, किसने ज़्यादा अमाउंट खर्च किए हैं, वो ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे मानस ने दोबारा किया है, और नहीं भी किया होता तो बस देख लेता कि अच्छा हाँ है या फिर नहीं है, ज़्यादा प्राइस इसने खर्च किया है या फिर नहीं किया है। फिर यहाँ पे स्नेह है, एंड फिर राहुल, अमन, नेहा, प्रिया, फिर मानस और भी होगा, मे बी नहीं भी हो सकता है। ये देखो मानस ने फिर यहाँ पे खर्च किया है। तो ग्रुप करेंगे सबसे पहले तो कस्टमर के बेसिस पे। अच्छा, क्या प्रोडक्ट के बेसिस पे हमें ग्रुप करना होगा,
प्रोडक्ट में कुछ कैटेगरी वैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप करना होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो ग्रुप तो हमें प्रोडक्ट या फिर कैटेगरी वैटेगरी के बेसिस पे नहीं करना है, ग्रुप हमें करना है कस्टमर के बेसिस पे। तो ग्रुप का तो आपको पता चल गया, कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप करना है, क्योंकि हमें टॉप स्पेंडिंग कस्टमर निकालना है, तो कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप करना होगा। अच्छा, उस अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि प्रोडक्ट्स को आपको तोड़ना होगा या फिर नहीं तोड़ना होगा। प्रोडक्ट्स को आपको तोड़ना होगा या फिर नहीं तोड़ना होगा? तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स को तोड़ना होगा, अगर प्रॉपर लूप चला के कैलकुलेशन करना चाहते हो तो। अगर नहीं तोड़ोगे तो परेशानी हो जाएगी। क्यों परेशानी होगी? देखो मैं दिखाता हूँ। मान लो सबसे पहले हम लोग ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप कर दिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, तो डॉलर कस्टमर, तो कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कस्टमर हैं यहाँ पे टोटल। तो अर्जुन, स्नेह, प्रिया, मानस, राहुल, अमन, नेहा, विकास, रोहित, पूजा, हो सकता है और भी हो, नहीं और नहीं है, तो 10 ही टोटल आपके पास यहाँ पे कस्टमर है। ठीक है, 10 कस्टमर है। तो ये 10 कस्टमर आपके पास जो हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट को तो हमने अभी तक अनविंड किया नहीं है, तो हमारा डेटा किस तरीके से दिख रहा होगा। डेटा आपका डिटेल्स में यहाँ पे फील्ड का नाम दे देता हूँ और पुश करता हूँ। यहाँ पे कॉमा मिस हो गया, पुश करता हूँ। पुश क्या पुश करूँगा मैं? तो प्रोडक्ट्स को पुश करता हूँ, पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स ही मैंने पुश कर दिया। तो आप देखोगे अभी कि यहाँ पे नेहा के पास, ये देखो, ये आपके पास एक एरे आ रहा है। एरे आ रहा है, ध्यान से देखो, एक एरे आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट को हमने तोड़ा ही नहीं है, प्रोडक्ट को हमने अनविंड ही नहीं किया, तो ये एक एरे आ रहा है इतना। ठीक है, तो नेहा ने पहली बार इतना प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, इतना पहली बार इतना, ये 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ये 2। फिर दूसरी बार में ये 1 प्रोडक्ट ऑर्डर किया। अगर राहुल का देखो आप, तो राहुल ने पहली बार में ये 1 प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, फिर दूसरी बार में ये 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। लेकिन ऐसे तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ना, एक सिंगल एरे होगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स का, तो वहां पे कैलकुलेशन करना आसान है, लूप चलाना आसान है ना। ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो हमें सिंगल एरे चाहिए। तो उसके पहले हमें यहाँ पे ग्रुप करने से पहले प्रोडक्ट को ऑब्वियसली अनविंड करना पड़ेगा, है ना। ग्रुप करने से पहले यहाँ पे एक और स्टेज हम लोग लगाएंगे अनविंड नाम का, और बोलेंगे प्रोडक्ट्स के बेसिस पे अनविंड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली वापस से डिटेल्स देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं अगेन सेम ही कमांड रन करूँगा, पुश करूँगा प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो अब देखना आप क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने अनविंड कर दिया प्रोडक्ट के बेसिस पे, दैट मीन्स ये एरे टूट चुका होगा। तो टूट चुका होगा, तो यहाँ पे अब आप देखो, आपके पास ये देखो डिटेल्स एक सिंगल एरे में आ रहा है। ये पूजा का डिटेल है, ये स्नेहा के पास, ये देखो ये 3, पहले एक एरे था और दूसरा एरे था, उसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स थे। अभी यहाँ पे आपके पास एक ही एरे के अंदर डिटेल्स पूरा आपके पास टूट के आ चुका है। ये देखो डिटेल्स आपके पास। ठीक है, फिर ये देखो डिटेल्स, इसने सबसे ज़्यादा, कौन है ये? अच्छा मैं ही हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा बाई किया है यहाँ पे, वाओ। इसने भी एक्चुअली किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करने पे यहाँ पे एक्चुअली डिपेंड नहीं करता है कितना महंगा प्रोडक्ट बाय किया और कितनी क्वांटिटी में बाय किया, इस पर डिपेंड करता है। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा किसने सबसे ज़्यादा खर्च किया है। तो ऑब्वियसली डिटेल से हमें मतलब नहीं है, टूट गया ये काफ़ी है, टूट गया। अब हमें क्या करना है? ऑब्वियसली टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैसे कैलकुलेट होगा? वही सेम तरीका टोटल कैलकुलेट करने का, टोटल स्पेंड, टोटल स्पेंड। तो यहाँ पे आपको करना है सम ऑफ मल्टीप्लाई ऑब्वियसली, और प्रोडक्ट्स के अंदर है आपका प्राइस, और उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी से। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका टोटल स्पेंड आपको दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हो गया? टोटल स्पेंड, क्या परेशानी हो गई? टोटल स्पेंड सब तो ठीक किया है हमने, सम ऑफ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस, और यहाँ पे है आपके पास, थोड़ा सा छोटा करूँ क्या मैं इसे? ठीक है, और इसे एक्चुअली बड़ा कर देना चाहिए थोड़ा सा, ये बड़ा। ठीक है, अभी सही है। तो कहीं सिंटैक्स वाइज मिस्टेक हो गया क्या? टोटल स्पेंड यहाँ पे आपके पास हमने किया सम, एंड फिर ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी, प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस, सही तो है। वापस से रन करते हैं। एन एक्सक्यूटर एरर ड्यूरिंग एग्रीगेट कमांड on namespace dash dot orders caused by multiply only support numeric types not string. ओके, स्ट्रिंग नहीं दे रहे हैं, बेसिकली फील्ड का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस कर रखा है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स डॉट, ओ आई एम सो सॉरी, प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी, कैटेगरी तो आपके पास एक्चुअली में स्ट्रिंग है, कैटेगरी से थोड़ी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी से करना है ना। ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस प्रोडक्ट्स डॉट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, तब तो यहाँ पे आपका टोटल एक प्रोडक्ट का बेसिकली पूरा का पूरा प्राइस निकल के आएगा और फिर बाकी प्रोडक्ट से जोड़ते जाएंगे हम लोग। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, मेरी ही गलती थी। तो यहाँ पे अभी आपके पास टोटल स्पेंड स्पेंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना एक प्रोडक्ट ने टोटल, एक कस्टमर ने कितना टोटल खर्च किया है। तो यहाँ पे इसने खर्च किया है 13,500, फिर इसने खर्च किया है 38,000, फिर इसने खर्च, अब ये तो रैंडम है, अरेंज नहीं है, शॉर्टेड नहीं है, तो शॉर्ट करना होगा आपको। तो इसके बाद एक नया पाइपलाइन ऐड कर देंगे, नया पाइपलाइन स्टेज ऐड कर देंगे शॉर्ट करने का। ठीक है, तो किसके बेसिस पे शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो टोटल स्पेंड के बेसिस पे सॉर्ट करना है। अभी जो हमारे पास नया डेटा आया है, नया जो आउटपुट आया है वो है यहाँ पे आईडी एंड टोटल स्पेंड। तो टोटल स्पेंड के बेसिस पे सॉर्ट करना है, टोटल स्पेंड। ठीक है, और किस वे में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर मैं असेंडिंग करूंगा तो फिर यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे कम खर्च वाला सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा खर्च करने वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा खर्च करने वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा खर्च करने वाला। हमें तो टॉप स्पेंडिंग कस्टमर निकालना है, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा ताकि सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला सबसे टॉप में आए। तो ये देखो, सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला सबसे टॉप में आ रहा है, अच्छा मैं ही हूँ। ठीक है, मैंने ही सबसे ज़्यादा खर्च किया है, ये देखो 79,000। हालांकि मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, पर पता नहीं कैसे खर्च हो गया, तो इतना खर्च हो गया। अच्छा ठीक है, अभी सिर्फ मुझे एक ही देखना है, इतना ही देखना है, तो मुझे लिमिट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा 1 का, तो यहाँ पे मुझे टॉप स्पेंडिंग कस्टमर मिल जाएगा, ये देखो, जो कि है मानस। वाओ, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो फाइंड टॉप स्पेंडिंग कस्टमर आपको पता चल गया। फिर ये क्वेश्चन आप फटाफट करके दिखा दो अपने से, आराम से आप कर लोगे। शो ऑल प्रोडक्ट्स बाउट बाय ईच कस्टमर, अरे इसमें तो सिर्फ प्रोडक्ट शो करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ये था, ये ज़्यादा आसान है एक्चुअली। सो ऑल प्रोडक्ट्स बाउट बाय ईच कस्टमर, तो कस्टमर के बेसिस पे आपको ग्रुप कर देना है एंड ऑल प्रोडक्ट्स शो करना है, बस सिर्फ शो करना है कि उस कस्टमर ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बाय किया है। ठीक है, पूरे लाइफ टाइम में कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बाय किया है। तो कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप करेंगे तो उसका सारा प्रोडक्ट्स एक जगह आ ही जाएगा ना। कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप करेंगे तो सारा प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी में आ जाएगा, बेसिकली एक कैटेगरी नहीं कहना चाहिए, एक ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो वहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स को शो कर देंगे। पहले वाले में जो किया था, पहले नहीं, यहाँ पे जो किया था बिल्कुल सेम ऐसा ही काम करना है। ये देखो, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ कॉपी, और ये है हमारा क्वेश्चन 3। और यहाँ पे देखो लिमिट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे कस्टमर के बेसिस पे ग्रुप करना है, और टोटल स्पेंड कैलकुलेट करने के बजाय हमें बस सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिखा देने हैं। कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। यही कह रहा था ना ये, या मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। शो ऑल प्रोडक्ट्स बाउट बाय ईच कस्टमर, हर एक कस्टमर ने जितने भी प्रोडक्ट बाय किए हैं वो दिखाने हैं। ठीक है, तो सही है, सही कर रहा हूँ मैं। तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाने हैं, तो पुश का यूज़ करूँगा मैं, और सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे पुश कर दूँगा। प्रोडक्ट्स डॉट, सिर्फ नेम या कोई एक पर्टिकुलर फील्ड पुश करने से अच्छा है पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही पुश कर देते हैं, क्या ही परेशानी है। तो इंटर करते हैं, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स नाम का एरे बन गया और उसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए। ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट। तो पूजा ने ये टोटल ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, स्नेह ने ये सारे के सारे प्रोडक्ट बाय किए हैं, राहुल ने ये सारे के सारे प्रोडक्ट बाय किए हैं, मानस ने ये सारे के सारे प्रोडक्ट बाय किए हैं। एंड फिर इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका रीज़न ये हो सकता है, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। रीज़न ये है कि प्रीवियस लेक्चर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं अटेंड किया है, तो ऑब्वियसली आपको पहले वो अटेंड करना चाहिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड कस्टमर्स हु स्पेंड मोर देन 50,000। अरे सिमिलर सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना है। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, बिल्कुल इसके सिमिलर क्वेश्चन है। टोटल स्पेंड तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही रखा है, बोलो कर रखा है ना। टोटल स्पेंड तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ये है हमारा क्वेश्चन 4, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। ये देखो टोटल स्पेंड तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है वो सारे के सारे कस्टमर जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा खर्च किया है। तो अब मुझे ये शॉर्ट वॉट करने के बजाय मुझे यहाँ पे करना होगा मैच का यूज़ करेंगे। मैच में ही तो ग्रेटर देन, लेस देन, ETC कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड की तरह होता है ये। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि टोटल स्पेंड, ये जो है टोटल स्पेंड नाम का फील्ड, ये चेक कर लो कि ग्रेटर देन 50,000 है क्या। अगर 50,000 से ग्रेटर है तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, बाकी सारे रिजेक्ट कर दो। तो 50,000 सिमिलर टू फाइंड, जैसे फाइंड काम करता था बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो ये देखो
मानस का टोटल स्पेंड है 79,000, तो ये आ रहा है। रोहित का टोटल स्पेंड है 60,700, तो ये आ रहा है। बाकी सबने 50,000 से कम खर्च किए हैं, हम दोनों ने ही सबसे ज़्यादा खर्च किया है, बेसिकली 50,000 से ज़्यादा खर्च किया है। तो हम दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही अच्छा। तो क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया एंड आई होप बहुत ही आसान था। ठीक है, एंड अब मुझे थोड़ा सा पानी वानी पीने दो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट। मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सोच के बताओ आप क्या करोगे। आपको सोचना है पहले मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट निकालना है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। तो आपके माइंड में सबसे पहले तो ये आ गया होगा कि इस बार इंस्टीड ऑफ कस्टमर, इंस्टीड ऑफ कैटेगरी, प्रोडक्ट के नेम के बेसिस पे ही ग्रुप कर देना है। सबसे ज़्यादा क्या बोल रही है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा बिका है? सैमसंग बिका है, नोकिया बिका है, या फिर कुछ ब्यूटी का आइटम बिका है, लिपस्टिक बिका है, क्या बिका है सबसे ज़्यादा? तो लेट्स से सबसे ज़्यादा सैमसंग बिका है, तो ऑब्वियसली सैमसंग का जितना भी बेसिकली सोल्ड हुआ है सबको एक जगह ग्रुप करना पड़ेगा। तो सैमसंग का सारा प्रोडक्ट हम लोग एक जगह ग्रुप कर देंगे, लिपस्टिक का सारा एक जगह ग्रुप कर देंगे, लैपटॉप सारा का सारा एक जगह ग्रुप कर देंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के नेम के बेसिस पे इस बार ग्रुप करेंगे। सैमसंग वाला नेम का सारा एक जगह ग्रुप, लिपस्टिक वाला सारा एक जगह ग्रुप, एंड फिर सैमसंग का पूरा प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, लिपस्टिक का पूरा प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे और पता चल जाएगा। और एक्चुअली प्राइस कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है, सबसे ज़्यादा कौन बिका ये पूछ रहा है। तो अब सैमसंग देखो, सैमसंग के अंदर सारे के सारे सेम प्रोडक्ट ही होंगे सैमसंग नाम का। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मे भी समझ में ना आ रहा हो, बाकी सब में सेम प्रोडक्ट नहीं था, कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप कर रहे थे। पहले कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप कर रहे थे, तो लेट्स से हमने ग्रुप किया एसेसरीज या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे अगर ग्रुप किया, बेसिकली कैटेगरी के बेसिस पे हमने ग्रुप किया, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का कैटेगरी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का कैटेगरी के अंदर हमारे पास आएगा सैमसंग भी आएगा, नोकिया भी आएगा, सब आएंगे। लेकिन अभी अगर नाम के बेसिस पे ही ग्रुप कर देंगे, सैमसंग प्रोडक्ट नाम के बेसिस पे ग्रुप कर दिया, तो उसमें सारे के सारे सैमसंग ही होंगे ना, तो सबका प्राइस तो सेम ही होगा। तो प्राइस क्यों कैलकुलेट करना है, प्राइस तो सबका सेम ही होगा। सिर्फ क्वांटिटी देख लो कि सैमसंग का कितना बिका है, क्वांटिटी देखो, सिर्फ क्वांटिटी देखो कितना बिका है। अगर 10 बिका है, नोकिया का 12 बिका है, और फिर ब्लेट से आईफोन का आपके पास 15 बिका है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा बिका? आईफोन बिका। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, तो फटाफट करके दिखाओ। और ऑब्वियसली प्रोडक्ट को अनविंड तो सबसे पहले करना ही पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट को जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो एक सिंगल एरे के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन 5 है हमारा, db डॉट ऑर्डर्स डॉट अग्रीगेट, एंड सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अनविंड, किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने अनविंड कर दिया, तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट सेपरेट हो चुके हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट का एक सिंगल डॉक्यूमेंट अलग अलग बन गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे करना है ग्रुप, लेकिन ग्रुप इस बार किसके बेसिस पे करना है? प्रोडक्ट्स डॉट नेम के बेसिस पे। अच्छा, तो प्रोडक्ट डॉट नेम के बेसिस पे हमने ग्रुप कर दिया। ओ आई एम सो सॉरी, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे आईडी मेंशन करना होता है। प्रोडक्ट्स डॉट नेम के बेसिस पे हमने ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स डॉट नेम के बेसिस पे हमने ग्रुप किया, तो ऐसा क्यों आ रहा है आउटपुट? सेलेक्ट कर दिया था क्या कुछ हमने? वापस से रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेडफोन आ गया, चार्जर आ गया। अब अगर अभी आप नेम देखो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सिर्फ और सिर्फ नेम देखते हैं, तो मैं यहाँ पे पुश का यूज़ करूँगा और प्रोडक्ट्स डॉट, आई एम सो सॉरी, प्रोडक्ट्स डॉट नेम, तो सारे के सारे यहाँ पे ऑब्वियसली हेडफोन ही होंगे ना, और क्या होगा? नेम के बेसिस पे ग्रुप कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर सारे का सारा लिपस्टिक ही होगा, इसके अंदर सारा का सारा साउंड बार ही होगा, इसके अंदर सारा का सारा फेस वॉश ही होगा, इसके अंदर सारा का सारा माउस पैड ही होगा, इसके अंदर सारा का सारा हील्स ही होगा। देखो मॉनिटर 2 बार परचेस हुआ है, तो यहाँ पे मॉनिटर आ रहा है। तो कौन सबसे ज़्यादा बिका है? मॉनिटर 2 बार बिका है, तो ऑब्वियसली इन सब में अभी सबसे ज़्यादा तो मॉनिटर ही है। फिर ड्रेस एक बार बिका है, शूज़ एक बार बिका है, बैग आपके पास एक बार बिका है, टीवी आपके पास एक बार बिका है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा बिका है? अब ऐसे मैनुअली देखने के बजाय यहाँ पे अपना पूरा का पूरा कोड लिख लेते हैं, कमांड लिख लेते हैं, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? अब सबका प्राइस भी सेम ही होगा। यहाँ पे फ़ोन है तो सारे फ़ोन का प्राइस तो सेम ही होगा, प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी देख लो, सबसे ज़्यादा कौन बिका है, तो क्वांटिटी पे हमें काम करना है। ठीक है, क्वांटिटी पे काम करना है, तो क्वांटिटी को सम करना होगा। पहली बार मान लो हमारा फ़ोन बिका है 2 बार, दूसरी बार हमारा फ़ोन बिका है, किसी राहुल नाम के बंदे ने ऑर्डर किया 3 बार, फिर चौथी बार किसी नेहा नाम की बंदी ने ऑर्डर किया 5 बार, तो 5 3 8 2 10 इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बार सम होगा, और जो सम होगा तो यहाँ पे मैं इसे बोल देता हूँ फील्ड का नाम टोटल क्वांटिटी। फील्ड का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, तो मैंने टोटल क्वांटिटी नाम दे दिया। अब यहाँ पे मुझे सम करना है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूँगा कि प्रोडक्ट्स डॉट क्वांटिटी को सम करते जाओ।
फ़ोन है तो फ़ोन में जितने भी प्रोडक्ट्स और क्वांटिटी हैं सबका सम कर दो, 2 3 4 8 10। फिर लिपस्टिक है, सबका सम कर दो। इस तरीके से सम करके बताओ कि किसकी कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो माइक बिका है 1 बार, गेमिंग माउस बिका है 3 बार, हेयर ड्रायर बिका है 1 बार, फेस क्रीम बिका है 1 बार, जीन्स बिका है 1 बार। ठीक है, फिर टी शर्ट के आपके पास क्वांटिटी है 3, टोटल 3 सेल हुआ है इसका। और एक्चुअली में फाइंड क्या करना था, फाइंड मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट करना होगा। तो शॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल क्वांटिटी एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ताकि सबसे ज़्यादा जो बिका है वो सबसे टॉप पे आए। तो सबसे ज़्यादा बिका है आपका नेल पेंट, वाओ। सबसे, मैं उम्मीद कर रहा था ये कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, फ़ोन वगैरह, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिका है नेल पेंट। ये ये सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। अब मैं नहीं लगाता हूँ ये, जब मैं सोया रहता हूँ तो ये मेरी बहन आके लगा देती है और लगा के चल जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। तो इस पर आप ध्यान मत दिया करो। मैंने एक कमेंट में देखा था कि व्हाट द हेल इज़ दिस, नेल पेंट यूज़ कर रहा है ये बंदा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ नहीं है, ये मेरी बहन का कमाल है, मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, अब सोए हुए में ऑब्वियसली हर किसी की बहन को शौक होता है कि अपने भाई का पूरा लिपा पोती कर दे मुंह में हाथ में। तो बस वही शौक पूरे होते हैं यहाँ। खैर, तो नेल पेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका बिका है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे -1 बेसिकली मैंने शॉर्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिमिट कर दूंगा, लिमिट 1। तो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामान आ जाएगा, लिमिट लिमिट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट आ गया नेल पेंट। सबसे ज़्यादा क्या बिका है, नेल पेंट बिका है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ पानी वगैरह पीने के लिए। आप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्रिएट पेजिनेशन यूजिंग एग्रीगेशन। बहुत ही सिंपल है, ये मैंने पहले भी सॉल्व करके आपको दिखाया है। एक बेसिक फाइंड में आपको ये करके दिखाया है, चेनिंग वाले किसी लेक्चर में पेजिनेशन का टास्क करके दिखाया कि किस तरीके से पेजिनेशन आपका वर्क करता है। सिमिलर तरीके से आपको पेजिनेशन यहाँ पे बनाना है। पेजिनेशन मतलब समझ रहे हो ना, पहले पेज में मान लो मैंने एक पेज में 5 का लिमिट लगा रखा है कि एक पेज में 5 प्रोडक्ट दिखेंगे। तो पहले पेज में 5 प्रोडक्ट आने चाहिए, दूसरे पेज में बाकी के 5 प्रोडक्ट आने चाहिए पहले 5 को छोड़कर, फिर तीसरे पेज में पहले 10 को छोड़कर बाकी के 5 प्रोडक्ट आने चाहिए। तो इस तरीके से पेजिनेशन हमारा काम करता है। ये देखते भी होगे रियल लाइफ में, वेबसाइट्स वगैरह में आप देखते होगी, पहले पेज पे इतने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, दूसरे पेज पे इतने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तीसरे पेज पे इतने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा पेजिनेशन होता है। फिर फाइंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर सिटी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने करे उसमें सबसे तगड़ा क्वेश्चन आई बिलीव कि यही वाला है, सबसे तगड़ा क्वेश्चन। तो ये वाला तो आप कर लोगे बहुत ही आराम से। उसके बाद ये भी ट्राई करो, अगर आपसे बन जाता है ये, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि एक्चुअली एग्रीगेशन का ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो आपको समझना पड़ेगा। फाइंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर सिटी, ऑर्डर वैल्यू पर सिटी। ऑर्डर वैल्यू पे आप फोकस करना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी तो मैं हूं ये भी बताने के लिए। तो इतना तक आई होप आपने कर लिया है मेरे साथ साथ। उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेक के बाद। आप भी ले लो फटाफट, फिर मिलते हैं। फटाक से कट करूंगा मैं और टक से लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्रिएट पेजिनेशन यूजिंग एग्रीगेशन। तो क्या यहाँ पे कोई अलग कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है? ऑब्वियसली नॉट। पहले जो आपने पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बस सिंटैक्स वाइज एग्रीगेशन वाला सिंटैक्स आप लगा दोगे, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे पेज 1 डाल रहा हूँ और लेट से लिमिट मैंने 5 डाल रखी है, दैट मीन्स एक पेज में 5 ही डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए। नॉर्मल वेबसाइट्स में भी ऐसा होता है, एक पेज में 10 डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, फिर पेज 2 पे गए तो आगे के 10 दिख रहे हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा वेबसाइट आपका फास्ट हो जाता है। अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ लिस्ट कर दोगे तो आपका वेबसाइट फट जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, पेजिनेशन क्रिएट करते हैं, पेज बाय पेज डॉक्यूमेंट्स को या पेज बाय पेज हम लोग डेटा को दिखाते हैं। तो पहले पेज में लेट से मैं 5 का लिमिट लगाता हूँ, तो पहले पेज में आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स, और लिमिट मैंने 5 रख दिया है तो हर पेज में 5 ही दिखेगा, 5 डॉक्यूमेंट। तो पहले पेज में स्टार्टिंग का 5 डॉक्यूमेंट दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो आपके पास टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स हैं अभी। ठीक है, 20 डॉक्यूमेंट्स ही है। यहाँ पे देख लो आपके पास टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स ही हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 20 लिस्ट कर दिया है। तो अगर मैं पेज 1 इंटर करता हूँ, पेज 1 में देखना चाहता हूँ, तो पेज 1 में आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। अच्छा, फिर पेज 2 अगर मैं करता हूँ तो आगे के ये 5 डॉक्यूमेंट्स स्किप हो जाएंगे क्योंकि ये तो पहले पेज में दिख चुके हैं।
उसके बाद के 5 डॉक्यूमेंट्स आएंगे। फिर अगर मैं पेज 3 करता हूँ तो पहले और दूसरे पेज में ये और ये डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आएंगे। फिर अगर मैं पेज 4 क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20 आएगा। फिर अगर मैं पेज 5 पे जाता हूँ तो ऑब्वियसली कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको शो नहीं होगा। तो ये होता है आपका सिंपल सा पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो यही पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ ऐसा करोगे कैसे, या स्टार्टिंग का स्किप करना है तो वो कैसे करोगे, एंड अगर लिमिट करना है तो वो कैसे करोगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इवन एग्रीगेशन में तो और ज़्यादा सिंपल है। db डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट, ठीक है। एंड इस तरीके से लिमिट के लिए हमने पहले भी देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में कि लिमिट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने अगर 1 दे दिया तो एक ही डॉक्यूमेंट मुझे स्टार्टिंग का एक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। ये देखो स्टार्टिंग का बस एक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। अगर मैंने लिमिट 5 कर दिया तो मुझे स्टार्टिंग का यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। ये देखो 5 आउटपुट में आ रहा है, 5 डॉक्यूमेंट मुझे स्टार्टिंग का दिखाई दे रहा है। तो लिमिट करना तो आसान है। अब लिमिट तो हमने 5 लगा दिया, दैट मीन्स 5 डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं हो रहा है कि पहले पेज में पहले 5 दिखने चाहिए, फिर दूसरे पेज में 5 स्किप होकर आगे के 5 दिखने चाहिए। तो ऑब्वियसली स्किप करना होगा। लिमिट तो चलो ठीक है, लास्ट में लिमिट हो जाएगा 5, पहले तो स्किप वाला टास्क करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्किप करूँगा ऑब्वियसली, स्किप। एंड स्किप में मैं सिंटैक्स वाइज यहाँ पे कॉमा लगेगा ना, ठीक है। स्किप में मैं बोलूँगा कि 0 स्किप करो। तो 0 स्किप मतलब स्टार्टिंग का 5 डॉक्यूमेंट, मानस, राहुल, प्रिया, मानस एंड स्नेहा, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो स्टार्टिंग के 5 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्नेहा तक, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट 5 डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा स्किप 5। स्किप 5 से क्या होगा, स्टार्टिंग के 5 डॉक्यूमेंट स्किप हो जाएंगे, आगे के 5 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ, आगे के देखो 5 डॉक्यूमेंट स्किप हो चुके हैं, राहुल से यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स नेहा तक स्किप हो चुका है, राहुल से आ रहा है, एंड फिर राहुल से 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आप काउंट करो तो विकास तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो विकास तक जा रहा है। फिर अगर मैं आगे के 10 डॉक्यूमेंट को स्किप कर दूं तो ऑब्वियसली 11 से स्टार्ट होगा। विकास के बाद कौन है, यहाँ पे देख लो, विकास के बाद है आपके पास अर्जुन। तो अर्जुन से स्टार्ट होकर आपके पास यहाँ पे अमन तक जाएगा आई बिलीव। तो अर्जुन से स्टार्ट होके अमन तक जा रहा है। तो इस तरीके से आपका पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन अब यहाँ पे बार बार हम लोग स्किप तो काउंट करके नहीं डाल रहे होंगे, हम लोग तो सिंपल सा पेज डालेंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरीके से काउंट तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सेम है। देखो कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही था, कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही है, सॉरी सिंटैक्स वाइज इतना ही है, कॉन्सेप्ट वाइज बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपने जो पहले सीखा था उतना आपको और लगाना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, सिंटैक्स वाइज बस इतना सा है। तो लेट मैं यहाँ पे बोलूँगा कि पेज नंबर या सिर्फ पेज ले लो, तो पेज 1, एंड लेट लिमिट भी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, तो लिमिट 5 का दे देंगे, ठीक है। तो लिमिट मैंने डिफाइन कर दिया है, तो ये सेम लिमिट यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो लिमिट तो आ गया। स्किप कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं पेज अगर 1 देता हूँ तो आगे का 5 डॉक्यूमेंट स्किप हो जाना चाहिए। इसको यहाँ पे समझो, कैलकुलेशन आपको बहुत आसान लगेगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। फिलहाल के लिए मान लेते हैं 10 ही लेते हैं, आसान रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं, दैट मीन्स स्किप क्या होगा, 0 होगा। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन देखना ध्यान से, स्किप कितना होगा, 0 होगा। पेज अगर आपके पास 1 है तो स्किप आपके पास कितना होगा, स्किप होगा आपके पास 0, यानी कि आपके पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, बहुत ही बढ़िया। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, तो इन 5 डॉक्यूमेंट्स को आप हटा दो, ठीक है, हट गया। फिर उसके बाद आपके पास है पेज 2। तो पेज 2 में आपके पास स्किप कितना होगा, तो ऑब्वियसली 5 स्किप करना है, क्योंकि 5 डॉक्यूमेंट्स तो आपने यहाँ पे दिखा दिया है, 5 स्किप करना है आपको, ठीक है। तो आगे के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसी तरीके से अगर पेज 3 को देखो तो पेज 3 एंड स्किप कितना होगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 10 डॉक्यूमेंट स्किप करना है। देखो 5 इसके और 5 इसके, 10 डॉक्यूमेंट को स्किप करना है, तो आगे के नेक्स्ट 10 डॉक्यूमेंट दिखेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट यहाँ पे है नहीं, तो चलो खत्म हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से हमारा कुछ पेजिनेशन होगा। तो लिमिट तो हमारा फिक्स है, हमने जो एक बार लिमिट डिफाइन कर दिया वही लिमिट है। पेज चेंज कर रहे हैं हम लोग, पेज पहले बार में 1 है, दूसरे बार में 2 है, उसके बाद 3 है। तो पेज के हिसाब से हमारे यहाँ पे स्किप का कुछ फॉर्मूला वगैरह बनना चाहिए, स्किप हमारा उसी हिसाब से यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे चेंज हो रहा है ये अब जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे स्किप कितना है, 0, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय लिमिट है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय लिमिट है, लिमिट कितना है 5। तो देखो 5 का यहाँ पे मल्टीपल है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय
5 है, दैट मीन्स समथिंग मल्टीप्लाइड बाय लिमिट। अब ये समथिंग क्या है, तो समथिंग आप ध्यान से देखो, जब पेज 1 है तो समथिंग इंटू लिमिट, समथिंग इंटू 5 जीरो आ रहा है आपका। अगर पेज 1 है तो जीरो कैसे आएगा, तो ऑब्वियसली अगर 1 में -1 करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और 0 इंटू 5 करोगे तो आपका आएगा 0। फिर वहीं अगर पेज 2 है तो 2 -1 करोगे तो आपका ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू 5 आपका हो जाएगा 5। देखो सही आ रहा है। फिर अगर पेज 3 है तो 3 -1 करोगे और इंटू 5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10, 2 5 10। तो कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स ये जो समथिंग है आपका, ये है आपका पेज -1। जो भी पेज है उसमें बस -1 कर देना है, इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी पेज है उसमें क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो लेट नंबर ऑफ स्किप्ड डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू पेज -1 करना है, दैट्स इट। अगर पेज 1 है दैट मीन्स स्किप एक भी नहीं करना है, 1 -1 0। पेज अगर 2 है दैट मीन्स यहाँ पे 2 -1 और 1 इंटू लिमिट, इतना स्किप कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से होगा। पेज 1 है तो 1 -1 दैट मीन्स 0, तो 0 इंटू लिमिट 5। पेज 2 है तो 2 -1 दैट मीन्स 1, 1 इंटू 5 जो कि आ जाएगा आपके पास 5। पेज अगर 3 है तो 3 -1 2 इंटू 5। पेज अगर 4 है तो 4 -1 दैट मीन्स 3 इंटू 5। तो पहले पेज में एक भी स्किप नहीं होगा, दूसरे पेज में 5 स्किप हो जाएगा, तीसरे पेज में 10 स्किप हो जाएगा, चौथे पेज में 15 स्किप हो जाएगा। वाओ। एंड इस तरीके से हमारा पेजिनेशन डन हो गया। तो ये नंबर ऑफ स्किप्ड आइटम्स आप यहाँ पे डाल दोगे तो अब सारी चीजें डायनामिक हो गई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पेज चेंज करना है, रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं रन करता हूँ, जैसे ही मैं रन करूंगा देखो पहले के 5 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्नेहा तक, क्योंकि पेज 1 है हमारा। जैसे मैं पेज 2 करूंगा तो कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद आपको 5 डॉक्यूमेंट्स स्किप होते हुए दिखाई देंगे। देखो राहुल से विकास तक आ रहा है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे पेज 3 करूंगा नेक्स्ट 5 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे, ये देखो अमन तक आपको दिखाई दे रहा है। फिर जैसे ही मैं पेज 4 करूंगा नेक्स्ट 5 डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देंगे, पूजा से लेके रोहित तक। फिर जैसे ही मैं 5 करूंगा अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ऑब्वियसली 4 ही पेज होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स हैं। टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स है, दैट मीन्स 5 5 5 एंड 5 डॉक्यूमेंट्स फिनिश। अब आगे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स हमारा पेजिनेशन बिल्कुल करेक्ट बना है। और इसी तरीके से हम लोग पेजिनेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पेजिनेशन क्लियर हो गया होगा। सिंटैक्स वाइज तो देखो एग्रीगेशन में बस इतना ही है। कॉन्सेप्ट मैं समझाने लग गया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। वहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपने इसे खुद से बना लिया होगा, क्योंकि सिंटैक्स वाइज कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एग्रीगेशन में अलग कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद फाइंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर सिटी। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एंड इसको बहुत लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से सॉल्व किया होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बहुत गंदे तरीके से सॉल्व किया होगा। आप इसमें सॉल्व किस तरीके से कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूं, किस तरीके से आप सोच रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, एंड डीबी डॉट एग्रीगेट डॉट डीबी डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, आप सोच रहे होगे कि सिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे, ग्रुप बना देंगे बेसिकली। तो ये जो सिटी है, सिटी के बेसिस पे हमें ग्रुप करना है, और ऑब्वियसली सबसे पहले तो अनविंड कर लेना है प्रोडक्ट को अनविंड कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, फाइंड एवरेज ऑर्डर पर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर पर वैल्यू, ठीक है, एवरेज ऑर्डर पर वैल्यू ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर ये माइनस का एक ऑर्डर है तो इसका वैल्यू, अच्छा अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बाद में समझाता हूँ, पहले देखो आपने किया क्या होगा। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को सारा अलग किया होगा कुछ इस तरीके से। ऑब्वियसली प्रोडक्ट को तो अनविंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक में एरे फिर दूसरे में एरे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एवरेज करो या सम करो या फिर कुछ भी करो, एक सिंगल एरे पे प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहा होता है। बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो अनविंड करूँगा हमेशा की तरह प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ग्रुप करना है ऑब्वियसली सिटी के बेसिस पे, तो मैंने यहाँ पे अनविंड कर दिया। तो अनविंड होकर आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा। अब मुझे क्या करना है, आप बोलोगे कि सिटी के बेसिस पे ग्रुप कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है मैं बताता हूँ क्यों गलत है, बट पहले देख लो। तो आप बोलोगे कि सिटी के बेसिस पे ग्रुप कर देंगे, इसमें क्या ही परेशानी है। ये लो सिटी के बेसिस पे हमने ग्रुप कर दिया, तो सिटी के बेसिस पे आपने ग्रुप कर दिया, एंड यहाँ पे आपके पास 5 सिटीज आपको दिखाई दे रही है। अब हर सिटी में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियसली काफी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि हमने अनविंड कर रखा है प्रोडक्ट को। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर आप देखना चाहो तो। मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट्स को ही पुश कर दूंगा। तो प्रोडक्ट्स वाला जो एक ऑब्जेक्ट था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही पुश कर दूंगा। तो मैं इस तरीके से बोलूँगा प्रोडक्ट्स वाले फील्ड को पूरा का पूरा पुश कर दो, तो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट था वही पुश हो जाएगा एरे के अंदर। तो कोलकाता के अंदर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, फिर दिल्ली के अंदर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। कितना एवरेज यहाँ पे आपके पास
आता है ऑब्वियसली। क्वेश्चन में जो दे रखा था, हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से तो अभी हम लोग गलत कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं एवरेज वैल्यू इसे नाम दे देता हूँ फील्ड का, एवरेज वैल्यू। हालांकि फील्ड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं एवरेज वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो मैं एवरेज ऑपरेटर का यूज़ करूंगा, एवरेज एग्रीगेशन ऑपरेटर। और एवरेज बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे काम करता है, कोई आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है कि पहले आपने सम किया फिर क्वांटिटी निकाला फिर डिवाइड कर रहे हो आप, बिल्कुल नहीं। जो भी फील्ड दोगे उसका सम करके ये ऑटोमेटिकली एवरेज निकाल लेता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस देता हूँ, तो यहाँ पे ये प्राइस के बेसिस पे मुझे एवरेज निकाल के दे देगा, जो कि सबसे गलत अप्रोच है। सबसे गलत अप्रोच, अगर किसी ने ये किया है तो ये तो सबसे गलत अप्रोच है, क्योंकि डायरेक्ट उसने प्राइस का एवरेज निकाल दिया, क्वांटिटी को उसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। ठीक है, हालांकि क्वांटिटी भी अगर ऐड कर दोगे तो भी ये गलत है, क्वांटिटी को यहाँ पे फिलहाल इग्नोर कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्वांटिटी इंटू प्राइस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको एवरेज निकालना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा ऑब्वियसली किस किस चीज़ को, तो प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस एंड प्रोडक्ट्स डॉट क्वांटिटी। तो अभी यहाँ पे जो आपका एवरेज निकल के आएगा वो थोड़ा सा अलग निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा अलग एवरेज निकल के आ रहा है, हालांकि पहला वाला तो सेम है, बाकी सब में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, आप देख लेना एक बार। मैं वापस से ये करके देख लेता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, पहले हमारा ये था, तो पहले हमारा एवरेज कुछ इस प्रकार आ रहा था, देखो 10 एंड फिर 7983, और अभी हमारा एवरेज कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये शॉर्ट ऑफ सही कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि एवरेज कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। अगर प्रोडक्ट वैल्यू पूछा होता तो बिल्कुल करेक्ट था, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रोडक्ट वैल्यू पूछा होता तो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन ऑर्डर वैल्यू पूछा गया है, इसलिए ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, और मैक्सिमम लोगों ने ऐसे ही किया होगा। सिंपल भी है, ऐसे ही किया होगा, और सिंपल भी है ये, लेकिन गलत हो गया। तो ये अच्छा लिमिट वाला है ना, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास मान लेते हैं दो ही सिटी अभी फिलहाल के लिए हमारे पास हैं, एक है पटना और एक है हमारे पास नोएडा। अब पटना में मान लो पहला ऑर्डर किया मानस ने, फिर एक ऑर्डर आया आपके पास राहुल का, फिर एक ऑर्डर हो सकता है ना एक ही इंसान ने दोबारा ऑर्डर कर दिया, तो मानस ने फिर से ऑर्डर कर दिया। फिर नोएडा में किसी ने ऑर्डर किया, लेट्स से स्नेहा ने ऑर्डर किया, फिर लेट्स से प्रिया ने ऑर्डर किया, दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया। अब मानस ने जो ऑर्डर किया है, मानस ने क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, मानस ने ऑर्डर किया है एक फ़ोन पहली बार में और एक लैपटॉप, ये दोनों चीज़ें ऑर्डर की है। बहुत ही बढ़िया। राहुल ने ऑर्डर किया है लिपस्टिक, इस वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। एंड फिर मानस ने ऑर्डर किया है हेडफोन एंड एक माउस, ये ऑर्डर किया गया है। फिर यहाँ पे स्नेहा ने ऑर्डर किया है नेल पेंट एंड लेट्स से लिपस्टिक, और फिर प्रिया ने कुछ ऑर्डर किया है अपने लिए हेयर बैंड। तो मान लेते हैं इतना ऑर्डर हुआ है। ठीक है, इतना ऑर्डर हुआ है। अब अभी करंट सिनेरियो में आप क्या कर रहे थे, करंट सिनेरियो में आप कुछ ऐसा कर रहे थे कि अगर फ़ोन है, आप पहले तो सारे के सारे ऑर्डर को तोड़ दे रहे थे, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को तोड़ दे रहे थे, और उसके बाद क्या कर रहे थे, अगर फ़ोन है तो फ़ोन का प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस लैपटॉप का प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस लिपस्टिक का प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस हेडफोन का प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस माउस का प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये हो गया आपका एक सिटी के अंदर फ़ोन, लैपटॉप, लिपस्टिक, हेडफोन, माउस, और डिवाइड बाय एवरेज निकालना है। एवरेज ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 कर देगा। ये हो गया आपका पूरा फ़ोन का। ठीक है, मैं इसे हटा ही देता हूँ। ये हो गया आपके पास फ़ोन प्लस लैपटॉप प्लस लिपस्टिक प्लस हेडफोन प्लस माउस, तो डिवाइड बाय 5। ये आपने अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। लेकिन क्या ये सही है, ये तो प्रोडक्ट वैल्यू निकल गया, एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू। हमें तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालना था। यहाँ पे देखो 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, इस सिटी में तो 3 ही ऑर्डर हैं, तो डिवाइड बाय तो 3 होना चाहिए था। एंड फोन और लैपटॉप को 1 कंसिडर करना चाहिए था, और हेडफोन और माउस को 1 कंसिडर करना चाहिए था। अब हुआ ये आपका 1 ऑर्डर, ये दूसरा ऑर्डर, ये तीसरा ऑर्डर, एंड डिवाइड बाय 3। अब ये आपका कैलकुलेट होकर आया प्रॉपर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। पहले आप कैलकुलेट कर रहे थे एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू। ठीक है, प्रोडक्ट को बिल्कुल तोड़ ताड़ के एंड फिर इस तरीके से, हालांकि प्रोडक्ट तो तोड़ के काम करना ही है, लेकिन
सिर्फ और सिर्फ सिटी को ध्यान में नहीं रखना है, आपको ऑर्डर भी ध्यान में रखना है। लेट्स से मानस का आईडी है यहाँ पे 1, राहुल का ऑर्डर आईडी है 2, एंड फिर जो मानस ने ऑर्डर किया है इसका आईडी है 3। आईडी हमेशा डिफरेंट होगा जब भी ऑर्डर होगा, तो आईडी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक आईडी आपका हर एक डिफरेंट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हर एक ऑर्डर का प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। जैसे मानस का ऑर्डर है फोन और लैपटॉप, तो फोन और लैपटॉप, जैसे फोन में अगर आपके पास प्राइस इंटू क्वांटिटी कुछ है तो वो कर लोगे, ठीक है, फोन का, फिर प्लस लैपटॉप का प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया लैपटॉप का। तो ये आप कैलकुलेट करके रख लोगे एक ऑर्डर के लिए। तो एक ऑर्डर का ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर दूसरे ऑर्डर का इसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, फिर तीसरे ऑर्डर का इसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, एंड फिर इसका सम करके डिवाइड बाय 3 करोगे, तो आपका आएगा एक्चुअल ऑर्डर वैल्यू पर सिटी। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे तो आईडी भी इनरोल हो गया, ऑब्वियसली आईडी भी इन्वॉल्व हो गया, बिना आईडी के यहाँ पे काम नहीं होगा। तो ये समझने वाली बात है कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, क्या आपका सिनेरियो है। मोस्ट ऑफ द केस में ऑब्वियसली इस तरीके से भी सही है, लेकिन क्वेश्चन हमारा कुछ अलग था, सिनेरियो ही हमारा कुछ अलग था। यहाँ पे बोल रखा है फाइंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर सिटी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट को एक एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट प्राइस इंटू प्रोडक्ट क्वांटिटी करके उसका एवरेज कर दे रहे हैं। तो ऑर्डर को तो हम लोग नेगलेक्ट कर दे रहे हैं कि एक ऑर्डर में अगर 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 को अलग अलग डिवाइड बाय समथिंग हमने कर दिया, लेकिन वो 10 तो एक ही में कंबाइन है ना, एक ऑर्डर है, वो पटना का एक ऑर्डर है। फिर अगर 5 ऑर्डर है तो वो पटना का दूसरा ऑर्डर है। तो ऑर्डर वैल्यू हमें निकालना है कि ऑर्डर वैल्यू कितना है, ऑन एन एवरेज ऑर्डर कितना का हो रहा है, 20,000 का ऑर्डर हो रहा है ऑन एन एवरेज या 30,000 का ऑर्डर, वो निकालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हमारा काम नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, हमें सिटी के बेसिस पे तो ऑब्वियसली ग्रुप करना ही है, लेकिन साथ ही साथ इस बार हमें आईडी को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आईडी को भी ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले देख लो आईडी का की क्या है। तो आईडी का की है हमारा यही है, ऑब्वियसली आपके पास ऑर्डर आईडी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ऑर्डर आईडी है, तो ये है अंडरस्कोर आईडी, आईडी का की है अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, बहुत ही बढ़िया। तो इस बार जो हमें ग्रुप करना है, सो वो ग्रुप करना है हमें कुछ इस तरीके से। इस बार 2 चीज़ों के बेसिस पे हमें ग्रुप करना है। आईडी वही रहेगा, आईडी यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस किस चीज़ों के बेसिस पे ग्रुप करना है। तो मैं बोलूँगा कि मुझे सिटी के बेसिस पे ग्रुप करना है, ठीक है, सिटी। और यहाँ पे आप फील्ड का नाम कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर मैं बोलूँगा मुझे ग्रुप करना है आईडी के बेसिस पे, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ ऑर्डर आईडी, ठीक है। फील्ड का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नाम देना है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अब हमने 2 चीज़ों के बेसिस पे ग्रुप कर दिया, सिटी के बेसिस पे एंड आईडी के बेसिस पे। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, आप देखो इस बार आपके पास ग्रुपिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। 5 सिटी थे ऑब्वियसली, लेकिन ऑर्डर भी यहाँ पे हमने साथ ही साथ इसे कंसीडर कर लिया, ऑर्डर आईडी को भी। तो मुंबई का ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है, ग्रुप। फिर मुंबई का ये दूसरा ऑर्डर ग्रुप हो गया, फिर मुंबई का ये तीसरा ऑर्डर ग्रुप हो गया, पटना का ये तीसरा ऑर्डर ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास पटना का ये एक ऑर्डर ग्रुप हो गया, फिर दिल्ली का ये एक ऑर्डर ग्रुप हो गया, फिर ये दिल्ली का एक ऑर्डर ग्रुप हो गया। अभी इस ऑर्डर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उसका पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल लेंगे, पूरा का पूरा सम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर का टोटल निकाल लेंगे, टोटल ऑर्डर वैल्यू, टोटल ऑर्डर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली सम ऑफ मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस इनटू प्रोडक्ट्स डॉट क्वांटिटी करना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल ऑर्डर वैल्यू। क्या देख सकते हैं, ऑब्वियसली देख सकते हैं। तो ये देखो मुंबई में जो ये वाला ऑर्डर था इसका टोटल ऑर्डर वैल्यू है 1200। फिर मुंबई में जो दूसरा ऑर्डर हुआ है, दिल्ली में जो दूसरा ऑर्डर हुआ है उसका टोटल ऑर्डर वैल्यू है इतना। फिर उसके बाद कोलकाता में जो ये ऑर्डर हुआ है इसका ऑर्डर वैल्यू है इतना। फिर उसके बाद कोलकाता में अगेन एक ऑर्डर है जिसका ऑर्डर वैल्यू है इतना। तो ऑर्डर वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया इस बार। अब ऑर्डर वैल्यू हमने क्योंकि कैलकुलेट कर लिया है, तो हमारे पास जो डेटा है वो थोड़ा सा कह सकते हो आप कि हमने छोटा कर लिया है। प्रॉपर डेटा जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा था, डेटा को हमने छोटा कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे पटना है, एंड पटना में हर एक ऑर्डर का वैल्यू है ID1, ID2, ID3, ठीक है। फिर नोएडा है, तो नोएडा में हमारे पास 2 ऑर्डर थे, 1 और यहाँ पे 2। तो इसका वैल्यू हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, टोटल ऑर्डर वैल्यू, इसका टोटल ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, इसका टोटल ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, एंड उसी तरीके से इसका एंड इसका भी कर लिया है। तो अब जो एवरेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, वो टोटल वैल्यू पे करेंगे। किस पे करेंगे, टोटल वैल्यू पे करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ग्रुप करके अगेन पटना पे ग्रुप करना पड़ेगा। अभी तो आपके पास ये तीनों आ रहा है ना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ पटना के बेसिस पे ग्रुप करना है, और ग्रुप करने पे इन तीनों का एवरेज लेके निकाल लेना है। बस क्या करना है, देखो अभी आपके पास
देखो पटना एक बारी आया, फिर पटना एक बारी और आ जाएगा, आप देखना दिल्ली देखो, यहाँ पे मुंबई आया, फिर पटना देखो, पटना रिपीट हो गया, लेकिन पटना के बेसिस पे ग्रुप करना है अब हमें। ऑर्डर वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब वापस से ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि इस बार जो ग्रुप करना है, और ये जो आउटपुट आया है ना, यही नेक्स्ट वाले स्टेज का इनपुट है। तो ध्यान देना यहाँ पे किसके बेसिस पे ग्रुप करना है, आईडी के अंदर है सिटी, उसके बेसिस पे ग्रुप करना है। तो ग्रुप करना है, ये तो आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसके बेसिस पे ग्रुप करना है। अब एक्चुअल में बताओ कि किसके बेसिस पे ग्रुप करना है, तो अंडरस्कोर आईडी डॉट सिटी के बेसिस पे ग्रुप करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास टोटल ऑर्डर वैल्यू है और ऑर्डर आईडी है, सिटी है, दैट्स इट, इतना ही है आपके पास, उससे ज़्यादा डिटेल आपके पास नहीं है। तो इससे ज़्यादा डिटेल आप निकाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर। देखो ये आपके पास आ गया। अच्छा यहाँ पे इस तरीके से डॉलर लगाना मैं भूल गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गए सारे सिटी ग्रुप हो गए, कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ टोटल ऑर्डर वैल्यू, ये देखो ये की था आपके पास टोटल ऑर्डर वैल्यू, तो मैं देख सकता हूँ टोटल ऑर्डर वैल्यूज़, मैं नाम दे देता हूँ इसका, और पुश करके सिर्फ देखने के लिए मैं पुश कर देता हूँ टोटल ऑर्डर वैल्यूज़ को, टोटल ऑर्डर वैल्यूज़। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो आपके पास टोटल ऑर्डर वैल्यू, अच्छा वैल्यूज़ मैंने दे दिया, वैल्यू होगा यहाँ पे, टोटल ऑर्डर वैल्यू है। तो मैं रन करता हूँ यहाँ पे, एंड टोटल ऑर्डर वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, टोटल ऑर्डर वैल्यू सही तो लिखा है हमने, सही तो लिखा है हमने, टोटल ऑर्डर वैल्यू आना तो चाहिए। हाँ ठीक है, बट इसके अंदर कुछ शो नहीं हो रहा है, वाई वाई। अगर इसे कमेंट करें तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अच्छा आईडी के अंदर ही सारी चीज़ें हैं क्या? आई एम सो सॉरी, ये जो टोटल ऑर्डर वैल्यू किया है ना हमने, ये गड़बड़ कर दिया, इसके अंदर कर दिया। ये देखो आईडी के अंदर ही डाल दिया इसको, ये जो आईडी था जिसके बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं उसके अंदर ही डाल दिया, तो ये तो मिस्टेक हो गया ना, इसके बाहर इसको इस तरीके से रखना था। तो हालांकि आंसर आपका अभी भी वही आ रहा होगा। देखो यहाँ पे 1500 आ रहा है किसका, दिल्ली का। अंदर डाला था हमने, कुछ अलग आ रहा था क्या, मे बी ऑब्वियसली वो रॉन्ग अप्रोच था। यहाँ पे आपके पास इसको बाहर रखना है, आईडी ये होता है आपके पास ग्रुप करने के लिए, एंड जो भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको करना होता है वो यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो माई मिस्टेक, यहाँ पे आपको करना है, बहुत ही अच्छा। एंड अब यहाँ पे अगर हम लोग ये करें तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आ रहा होगा, ये देखो। तो बेंगलोर में जो टोटल ऑर्डर वैल्यूज़ हैं वो ये है, पटना में आपके पास इतने सारे हैं, देखो एक ऑर्डर का इतना वैल्यू है, दूसरे ऑर्डर का इतना है, तीसरे ऑर्डर का इतना है। अब तीसरे ऑर्डर में हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, चौथे ऑर्डर में हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट हो, उसका सम आ रहा है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर वैल्यूज़ देखने के बजाय हमें ऑब्वियसली इसका एवरेज निकाल लेना है। तो इस तरीके से एवरेज कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और बस यहाँ पे टोटल ऑर्डर वैल्यूज़ आपको बोल देना है कि इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो टोटल ऑर्डर वैल्यू, इसका एवरेज कैलकुलेट करना है, स्पेलिंग ध्यान से, टोटल ऑर्डर वैल्यू, ये जो यहाँ पे फील्ड था वही यहाँ पे आपको देना है, टोटल ऑर्डर वैल्यू। तो इसका एवरेज कैलकुलेट कर देगा, इसको सम करके डिवाइड बाय जितना भी क्वांटिटी होगा इसका, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका पूरा सम करके डिवाइड बाय 7, एंड ये आ गया पटना का एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो अब रन करते हैं, अब बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर वैल्यू आपके पास आ रहा होगा। एवरेज मस्ट बी एन एक्यूमुलेटर ऑब्जेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, अ, अभी क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, टोटल ऑर्डर वैल्यू तो ठीक है, यहाँ पे एक मिनट वापस से रन करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा ऑब्वियसली, तभी यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली फील्ड का नाम यहाँ पे देना होता है ना पहले, तो फील्ड का नाम क्या होगा, ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, फील्ड का नाम मैंने दे दिया एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके उस फील्ड में असाइन करना है ऑब्वियसली, तो एवरेज एंड टोटल ऑर्डर वैल्यू, वैल्यू अभी यहाँ पे ये परफेक्ट काम करना चाहिए। ये देखो, तो कोलकाता का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है इतना, फिर दिल्ली का है आपके पास इतना, पटना का है इतना, मुंबई का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है इतना, बेंगलोर का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब समझे आप कि एक ऑर्डर का ऑन एन एवरेज कितना वैल्यू है, मतलब पटना से ऑन एन एवरेज ऑर्डर का कितना वैल्यू आ रहा है हमें। तो अगर एक ऑर्डर की बात करें तो ऑन एन एवरेज 14,000 का ऑर्डर हो रहा है एक ऑर्डर पे। मुंबई की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर 11,000 का हो रहा है। बेंगलोर की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर 7,500 का हो रहा है। ये कोलकाता की बात करें तो ऑन एन एवरेज
एक ऑर्डर 5,500 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? सबसे ज़्यादा है दिल्ली का। ऑन एन एवरेज ऑर्डर 18,000 18,500 के आसपास का हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स बहुत मायने रखती है रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स में तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, एंड ऑब्वियसली आप भी हुए होगे। बट ठीक है, प्रैक्टिस करते करते, एंड ऑब्वियसली जैसे मैं यहाँ पे पेशेंस रख के काम करता हूँ, चीज़ों को करता हूँ, आपको भी उसी तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो गया तो बिल्कुल ख़त्म, अब नहीं होगा, या डायरेक्ट जाके हिंट ले लेंगे कहीं से, नहीं। एक बार ही नहीं हुआ, थोड़ा सा और ट्राई करो, देखो कहाँ पे क्या मिस्टेक है, जो एरर मिला है उसको खुद से समझने की कोशिश करो। 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, फिर नहीं होता है तो रेफरेंस ले सकते हो। रेफरेंस लेने में कोई भी गलत बात नहीं है, रेफरेंस लेने में कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7 सॉल्व। वाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्वाइन यूजर्स एंड ऑर्डर्स यूजिंग लुकअप। अब इसके लिए तो डेटा हमने लिया ही नहीं है, यूजर्स एंड ऑर्डर्स, एंड फिर फाइंड यूजर्स हैविंग नो ऑर्डर्स। तो इसका तो डेटा हमारे पास है ही नहीं ज्वाइन करने के लिए, तो फटाफट मैं डेटा अरेंज करता हूँ, फिर वापस से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने डेटा ले लिया है। यूजर्स के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा बिल्कुल डेटा लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आईडी है, यहाँ पे नेम है, सिटी है, ऑब्वियसली हर एक डॉक्यूमेंट में आईडी है, नेम है, सिटी है। फिर अगर ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर्स में आपके पास यहाँ पे, अच्छा ऑर्डर वाला जो है ये तो यहाँ पे भी है, db.orders.insert है, मैंने हमने किया था। तो यहाँ पे ऑर्डर्स, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर कलेक्शन नाम दे दे क्या, ये ऑर्डर्स 2 नाम दे देते हैं, ऑर्डर्स 2। ठीक है, ऑर्डर्स 2, बहुत ही बढ़िया। तो ऑर्डर 2 नाम का एक कलेक्शन बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे सेम सेम है तो सेम ही कलेक्शन के अंदर चला जाएगा, तो इसलिए मैंने ऑर्डर्स 2 नाम दे दिया। तो ये दूसरा कलेक्शन एक बनेगा, और उसके अंदर यहाँ पे आपके पास कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट है, अमाउंट है। ठीक है, तो इसको लिंक करना है आपको, इन दोनों को लिंक करना है। किस तरीके से लिंक करना है वो देखेंगे अभी, पहले इंसर्ट कर ले फटाफट, और सारा का सारा कोड कमेंट है ना? ठीक है, कमेंट है, तो रन करते हैं, तो फटाफट डेटा इंसर्ट हो जाएगा हमारा। ये देखो इंसर्ट हो चुका है, यूजर्स भी इंसर्ट हो गया होगा, एंड ऑर्डर्स भी इंसर्ट हो गया होगा। ऑब्वियसली आउटपुट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लास्ट वाले का मिल रहा होता है, तो ऑर्डर्स का आउटपुट आपको मिला है। बाकी आप यहाँ पे कंपस में आके देख सकते हो कि आपके पास डेटा इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये देखो ऑर्डर्स, एंड यहाँ पे यूजर्स, बहुत ही बढ़िया। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि आप क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन ये है कि ज्वाइन यूजर्स एंड ऑर्डर्स यूजिंग लुकअप। अब ज्वाइन करना है, अब यूजर को ऑर्डर से ज्वाइन करो या फिर ऑर्डर को यूजर से ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, फाइंड यूजर्स हैविंग नो ऑर्डर्स। ऐसा यूजर फाइंड करना है जिसमें कि कोई ऑर्डर ना हो। तो ऑब्वियसली यूजर को हम लोग प्राइमरी मानेंगे और उसके अंदर ऑर्डर को लिंक करेंगे, ताकि यूजर के अंदर हम लोग देख पाए कि कोई ऑर्डर, ऐसा कोई यूजर है जिसने कि कोई ऑर्डर नहीं किया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, ये 9th है ना? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्वेश्चन तो हमने छोड़ ही दिया, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएट एनालिटिक्स डैशबोर्ड डेटा फॉर ईच कैटेगरी, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड, टोटल रेवेन्यू, एवरेज प्राइस। तो ये वाला तो ईजी है, ये कर लेते हैं पहले फटाफट। ठीक है, ये कर लेते हैं पहले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है db.orders.aggregate। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, अदरवाइज बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये लो। तो क्रिएट एनालिटिक्स डैशबोर्ड, एक एनालिटिक्स डैशबोर्ड बना रहे हैं जहाँ पे हमें कौन कौन सी डिटेल्स की नीड है फॉर हर एक कैटेगरी के लिए। टोटल प्रोडक्ट कितने सोल्ड हुए हैं, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, और एवरेज प्राइस। तो जो अलग अलग कर रहे थे हम लोग, अब एक ही में आपको सारा का सारा काम करना है। ठीक है, कर लेंगे। तो सबसे पहले तो वही टोटल प्रोडक्ट सोल्ड से रिलेटेड बातचीत आ गई है, तो प्रोडक्ट को तो सबसे पहले ऑब्वियसली तोड़ना पड़ेगा ही, अनविंड कर देंगे, क्योंकि अलग अलग एरे के अंदर रहेगा अलग अलग प्रोडक्ट, तो वहाँ पे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स में हम लोग काम नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। लेकिन उसी को अगर तोड़ लें तो उस पर ऑब्वियसली ग्रुप करना एंड ETC काम करना आसान होता है। तो अनविंड कर लेंगे हम लोग किसे, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे इस तरीके से। तो रन करते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया आपका अनविंड, बहुत ही बढ़िया। अभी क्या करना है? अब करना है कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप। तो प्रोडक्ट के अंदर जो कैटेगरी है उसके बेसिस पे ग्रुप करना है, तो ग्रुप भी कर देंगे। ये लो, ग्रुप कर दिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी। तो प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी के बेसिस पे हमने ग्रुप कर दिया, बहुत ही बढ़िया। ये लो, सारे के सारे ग्रुप आ गया। अब ग्रुप तो किया हमने, उसके बाद क्या करना है? टोटल प्रोडक्ट्स कितने सोल्ड हुए हैं वो फाइंड करना है कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने सोल्ड हुए हैं। तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ नंबर फाइंड करना है, प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बस ये बोल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड हर कैटेगरी के अंदर कितना हुआ है वो दिखाना है। तो टोटल प्रोडक्ट्स सोल्ड, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ये कैसे आएगा, ऑब्वियसली क्वांटिटी का सम ले लेंगे, क्वांटिटी का सम ले लेंगे, आ जाएगा। तो सम कर देते हैं प्रोडक्ट्स डॉट क्वांटिटी। तो मान लो एक ऑर्डर में क्वांटिटी 2 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 8 है, तो सबका सम हो जाएगा यहाँ पे एंड आपको दिखाई देगा कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ब्यूटी में अगर देखें तो टोटल प्रोडक्ट सोल्ड है 16, एक्सेसरीज में आपके पास हैं 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 21 प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो टोटल प्रोडक्ट सोल्ड तो आपने निकाल लिया, टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू मतलब कि ब्यूटी के अंदर टोटल कितना अर्निंग जनरेट हुआ है, प्राइस भी निकालना है। तो ऑब्वियसली ये भी आराम से निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के लिए हमें सम ऑफ मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि हर एक में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों है, तो क्वांटिटी प्राइस का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस एंड प्रोडक्ट्स डॉट क्वांटिटी, और प्राइस में ई छूट गया है, ठीक है, ई, बहुत ही बढ़िया। तो अभी रन करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे आपके पास टोटल रेवेन्यू भी आ गया है, 16 प्रोडक्ट्स बिके हैं एंड रेवेन्यू यहाँ पे हुआ है 14,000, 10 प्रोडक्ट बिके हैं, रेवेन्यू है 24,000। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑब्वियसली 22 लाख, पहले भी हमने देखा था 22 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू बेसिकली हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना सेल हुआ था, बहुत ही अच्छा। अब एवरेज प्राइस निकालना है। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, ठीक है, एवरेज प्राइस। अब ये जो एवरेज यहाँ पे निकालना है ना, ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालना है, ठीक है, ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालना है। ब्यूटी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका एवरेज निकालना है ऑब्वियसली, और क्या ही करना है, तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे। तो एवरेज प्राइस मैं बोल देता हूँ, ठीक है, एवरेज प्राइस बेटे बेसिकली ब्यूटी में ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट का प्राइस समथिंग लाइक दैट, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन और मुझे क्लियर करना चाहिए था। एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस, टोटल रेवेन्यू तो चलो ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारा ब्यूटी के अंदर इतना टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एवरेज प्राइस मतलब ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस मान सकते हैं हम लोग, समथिंग लाइक दैट, उसी तरीके का है यहाँ पे। तो एवरेज प्राइस के लिए ऑब्वियसली आप जो भी फील्ड दोगे उसके हिसाब से ये प्राइस कैलकुलेट करके बता देगा। अगर आप यहाँ पे देते हो प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस, तो प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस का ये एवरेज कैलकुलेट करके आपको बता देगा प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस के बेसिस पे। एवरेज प्राइस इज मस्ट बी एन एक्यूमुलेटर ऑब्जेक्ट, ओके ओके ओके, मैंने फील्ड का नाम तो दिया लेकिन मैंने यहाँ पे एवरेज यूज़ नहीं किया, बहुत ही बढ़िया। तो प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस में देता हूँ, तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस का यहाँ पे आपके पास एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा एवरेज प्राइस है 1200, यहाँ पे है 2685 कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस से तो मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पे ऑब्वियसली इनटू क्वांटिटी भी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस एंड प्रोडक्ट्स डॉट क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस एंड प्रोडक्ट्स डॉट क्वांटिटी, बहुत ही बढ़िया। अभी देखो आपके पास यहाँ पे आ रहा है एवरेज प्राइस इतना, इसका एवरेज प्राइस आ रहा है इतना, मतलब फैशन के अंदर ऑन एन एवरेज प्राइस इतना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऑन एन एवरेज प्राइस इतना है एक प्रोडक्ट का, ठीक है, यही क्वेश्चन होगा आई बिलीव, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है यही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप देखना अपने एंड से कि मे भी कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने, कुछ और सेंस था क्वेश्चन का क्या, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, क्वेश्चन तो ऊपर में दे ही रखा है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन, ज्वाइन यूजर्स एंड ऑर्डर्स यूजिंग लुकअप। तो ज्वाइन करना तो आसान है, लेकिन किसको किससे ज्वाइन करना है, तो मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फाइंड यूजर्स हैविंग नो ऑर्डर्स, यूजर्स हैविंग नो ऑर्डर्स, दैट मीन्स हमें यूजर्स के अंदर ऑर्डर को लिंक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर आना चाहिए, ID 1 है तो ID 1 से रिलेटेड कोई ऑर्डर है क्या वो यहाँ पे दिखाना है, ID 2 है तो ID 2 से रिलेटेड कोई ऑर्डर है क्या वो यहाँ पे दिखाना है, ID 3 है तो उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर है क्या वो यहीं पे दिखाना है, और फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि किस में ऑर्डर नहीं है, किसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, ठीक है। तो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, सबसे पहले तो ज्वाइन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, db डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट, ठीक है, एंड ऑर्डर्स नहीं एक्चुअली db डॉट यूजर्स, यूजर्स पे काम करना है हमें। तो यूजर्स में आप देखो ये सारे के सारे यूजर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर ID है, और अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्स 2 में देखो तो यहाँ पे आपके पास है कस्टमर ID। ये अंडरस्कोर ID तो ऑब्वियसली MongoDB का ID है, यहाँ पे कस्टमर ID है ये 1, ठीक है, कस्टमर ID से लिंक करना है ऑब्वियसली। यहाँ पे अरे नहीं समझ पा रहे हो क्या, देखो अंडरस्कोर ID 1 है और यहाँ पे कस्टमर ID 1 का मतलब ये है कि इसको
किसने ऑर्डर किया? मानस ने। यहाँ पे भी 1 है, दैट मीन्स मानस ने ऑर्डर किया। यहाँ पे कस्टमर आईडी 2 है, दैट मीन्स कस्टमर आईडी 2 कहाँ है? ये देखो 2, दैट मीन्स इसको राहुल ने ऑर्डर किया है। हमेशा आप इस तरीके से करते थे कि कस्टमर आईडी जो है उसको पॉपुलेट कर देते थे, यहाँ पे कस्टमर का डिटेल दिखा देते थे। लेकिन इस बार उल्टा करना है, यहाँ पे ऑर्डर का डिटेल दिखाना है। ठीक है, यूजर के अंदर ऑर्डर का डिटेल दिखाना है। बहुत ही बढ़िया। तो यूजर के अंदर ऑर्डर का डिटेल दिखाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अनविन वनविन तो कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट लुकअप का यूज करना है। फ्रॉम कौन से कलेक्शन से डेटा लाना है? तो ऑब्वियसली ऑर्डर्स 2 नाम के कलेक्शन से डेटा लाना है। तो ऑर्डर्स 2, और ये कोई फील्ड का नाम नहीं है जो कि आप डॉलर सिंबल यहाँ पे लगाओगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल लिखना है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे नहीं लाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है और बताना है कि कहाँ से। तो फ्रॉम ऑर्डर्स 2। लोकल फील्ड कौन सा है? तो लोकल फील्ड ऑब्वियसली जिसमें हम लोग होते हैं उसको लोकल फील्ड कहते हैं। तो यूजर्स के अंदर है, तो यूजर्स के अंदर लोकल फील्ड बेसिकली जिससे लिंक्ड है वो लोकल फील्ड कौन सा है? तो आईडी है। तो यहाँ पे बोलेंगे लोकल फील्ड में आईडी। फॉरेन फील्ड, तो फॉरेन फील्ड में किससे लिंक है? कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे बोलेंगे, ये सब मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सारी की सारी चीजें बता रखी है पहले से। तो अगर नहीं देखा है आपने तो आपकी गलती है। कस्टमर एंड आई कैपिटल है क्या? आई कैपिटल है, आईडी। ठीक है, एज रिजल्ट। तो यहाँ पे फील्ड का नाम क्या देना है आपको, किस फॉर्म में दिखाना है? तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, इस तरीके से, या ऑर्डर्स बोल देता हूँ मैं, ऑर्डर्स। बहुत ही बढ़िया। तो मैं रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो आपके पास मानस ने टोटल ये 2 ऑर्डर्स किए हैं, एंड राहुल ने ये 1 ऑर्डर किया है। एंड फिर अगर आप प्रिया का देखो तो प्रिया ने ये 1 ऑर्डर किया है, एंड स्नेहा ने कोई ऑर्डर नहीं किया है, अर्जुन ने भी कोई ऑर्डर नहीं किया है, मानस ने तो ऑर्डर किया है ऑब्वियसली। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। हर बारी हम लोग बेसिकली जहाँ पे कस्टमर आईडी है तो वहाँ पे यूज़र का डिटेल्स लाने का काम करते थे। ज़्यादातर जनरली इसी तरीके से करते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कस्टमर आईडी है तो इसको पॉपुलेट करके यूज़र का डिटेल खोल देंगे। लेकिन इस बार नीड हमें अलग थी। इस बार हमें नीड थी कि यहाँ पे मानस ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं वो ये ऑर्डर वाले कलेक्शन से निकाल के लाओ। तो हमने निकाल लिया, पॉपुलेट किया। 1 ही इसने देखा कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 2 ऑर्डर मानस के हैं, तो इसने दोनों ऑर्डर को यहाँ पे लिस्ट कर दिया। दैट्स इट। समझ आया आपको? ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये काम तो हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो इतना ही था, तो इसको कमेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसकी नीड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वेट, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में ही इसकी नीड है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था कि ऐसे ऑर्डर्स को फाइंड करो जिसमें कि ऐसे यूजर्स को फाइंड करो जिसने कि कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो स्नेहा ने नहीं किया, अर्जुन ने नहीं किया, तो फाइंड कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली मैच का यूज करेंगे हम लोग, मैच, और बोलेंगे कि ऑर्डर्स में देखो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं हम लोग। ऑर्डर्स एम्प्टी एरे है या नहीं ये मैच कर लो, बस इतना सा। इससे काम हो जाएगा क्या? आई होप हो तो जाना चाहिए। रन करते हैं, देखते हैं। तो ये देखो, ये 2 यूजर्स हैं जिसने कि कुछ भी ऑर्डर नहीं है। कुछ भी ऑर्डर नहीं किया मतलब एम्प्टी एरे, खाली एरे। तो इसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। आप यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, बट मतलब कोई मतलब बनता नहीं इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करने का, सेम ही काम है, लेकिन कर सकते हो ऐसा। ठीक है, सेम ही आउटपुट आएगा आपके पास, तो ज़्यादा बेटर है आप ऐसे ही करो। ऑर्डर जिसका खाली हो, एम्प्टी एरे हो, दैट मीन्स इसने कोई भी ऑर्डर नहीं किया है। तो आई होप मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बता दिए, और मे बी मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का मीनिंग सही निकाल कर सही आपको बताया। हो सकता है मैं गलत हूँ कहीं पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेट आपको कराए हो सकता है कहीं पे मीनिंग मैंने गलत निकाल लिया क्वेश्चन का या कुछ अलग करा दिया। तो आप वहाँ पे देख लेना कि अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि वहाँ पे कुछ और होना चाहिए या फिर ये सही है, तो आप ऑब्वियसली मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा ऑब्वियसली। और सीखना किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो मे भी अगर कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे मेंशन कर देना कि ये आपसे गलती हो गई है यहाँ पे, एंड इसका ये अप्रोच होना चाहिए था या फिर इसका ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, ETC कुछ भी आप बता सकते हो। तो आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में। इस तरह के सिनेरियोज ऑब्वियसली बनते हैं, इस तरह के सिनेरियोज, एंड आपको सोचने पे मजबूर नहीं किया जाता है इस तरह के सिनेरियोज को। ठीक है, आप वही नॉर्मल सा पेजिनेशन बनाते हो एंड डेटा को लाते हो, JWT टोकन यूज करके ऑथेंटिकेशन ETC, चलो वो सब तो ठीक है, वो सब तो करेंगे ही। डेटा मैनिपुलेशन का काम तो पहले आपको आना चाहिए। यूजर इंटर करेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा। उसे प्रॉपर एनालिटिक्स वगैरह दिखे कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है, मैंने क्या मैसेज भेजा है, प्रॉपर तरीके से अपने मैसेज को सर्च कर पा रहा हो या प्रोडक्ट को सर्च कर पा रहा हो। तो ये सारी की सारी चीजें यहीं से निकल के आती हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सब यूज होगा आपका, सब कुछ
और यही सारी चीज़ें नहीं आती है तो आप अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा डाउन कर लेते हो एंड फिर आप डीमोटिवेट होते हो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में जा रहा है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, शायद मैं एसक्यूएल यूज़ करता तो यहाँ पे, हालांकि होता है ऐसा, आप वहाँ पे परफॉर्मेंस और ज़्यादा बूस्ट कर सकते थे, यहाँ पे थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन आना चाहिए आपको कि किस तरीके से आप परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। हर एक डेटाबेस का, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना बेनिफिट है, अपना अपना लॉस भी है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आप बेनिफिट अगर निकालने पे आ जाओ तो इतना बेनिफिट आप निकाल लोगे कि बाकी लैंग्वेजेस या बाकी डेटाबेसेस आपको बिल्कुल फालतू लगेंगे। ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।